हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे ये वीडियो जो मैं आपको करवा रही हूँ, इतिहास का जो भी करवा रही हूँ, उससे रिलेटेड मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालने चाहिए। तो ये मुझे काफ़ी एक अच्छी एडवाइस लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि अब जैसे हम जो भी चैप्टर करेंगे, जो भी मतलब एक लेक्चर में हम कुछ भी कवर करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पहले पेपर में आ चुके हैं, तो मैं वो भी बताऊंगी लास्ट में। हर वीडियो के लास्ट में ऐसा होगा। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने कल आपको मौर्य काल कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। मौर्य टाइम पीरियड के बारे में सारे जो जितने भी शासक हुए हैं वो 6th लेक्चर में करवा दिया था, और मौर्य प्रशासन था और जो पुरातात्विक स्रोत थे वो कल वाले वीडियो में मैंने आपको करवा दिया था। तो आज हम करेंगे मौर्योत्तर काल, ठीक है। जो मौर्य टाइम पीरियड के बाद का जो टाइम आया था वो बोला जाता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड है, अब मैंने बताया था जब मौर्य काल का लास्ट शासक कौन था, वृहद्रथ, ठीक है। और वृहद्रथ की हत्या कब की थी, 185 ईस्वी पूर्व। किसने? उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और उनको मार के मौर्य काल मौर्य काल समाप्त हो गया था और वहां आ गया था मौर्योत्तर काल। और उन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र ने वृहद्रथ को मार के शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मौर्य वंश वहां खत्म हो गया था। तो 185 ईस्वी पूर्व मौर्य काल खत्म हो चुका था, और वहां से जो टाइम पीरियड शुरू हुआ था वो था मौर्योत्तर काल। और ये जो टाइम पीरियड जो मोटा मोटा बताया जाता है, ये है 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो जो मौर्योत्तर काल है वो 500 साल तक रहा है, ठीक है। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी, मतलब हम अब ईस्वी पूर्व को पार करके अब हम ईस्वी में घुस चुके हैं, ठीक है। तो 500 साल का ये टाइम पीरियड है जो मौर्योत्तर काल है। अब मौर्योत्तर काल की क्या क्या विशेषता है, मतलब मौर्योत्तर काल आते आते काफी चीजें चेंज हो चुकी थी। जैसे अलग अलग राजनीतिक इकाइयों का निर्माण हो गया था, विदेशी लोग बहुत ज्यादा संख्या में आने लगे थे इंडिया में, और जो व्यापार था वो भी काफी विकसित हो गया था। हमारी मुद्रा अर्थव्यवस्था भी काफी विकसित हो गई थी। बंदरगाह भी बन गए थे। अब पता है आपको, जब बाहर से विदेशी आएंगे तो वहां बंदरगाह भी बन चुके थे। अब नॉर्मल सी चीज है, अगर बंदरगाह बनेंगे और बाहर से जब विदेशी आएंगे तो वो यहाँ की चीजें खरीदेंगे, ठीक है। उनके लिए यहाँ की चीजें नहीं होंगी ना। तो भारत का व्यापार वाणिज्य भी काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में समृद्ध हो चुका था, ठीक है। काफी फला फूला था भारत का व्यापार, और दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार होने लगा था। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, महाजनपद काल से ही दूसरा नगरीकरण शुरू हो चुका था। पहला नगरीकरण मैंने आपको कब बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। पहला नगरीकृत जो हमारी सभ्यता थी। और दूसरा नगरीकरण कब शुरू हुआ था? ये हुआ था हमारा वैदिक काल के बाद, जो महाजनपद काल आया था उसको दूसरा नगरीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो नगरीकरण काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, मतलब प्रदेश काफी बड़े बड़े हो चुके थे। और इस टाइम तक आते आते मानसूनी हवाओं की खोज भी हमने कर ली थी। मतलब पता चल गया था कि मानसूनी हवाएं होती हैं ऐसे ऐसे, मतलब इनका कैसे क्या, जैसे ज्योग्राफी है ना हमारी, तो भूगोल के बारे में हमें काफी पता चल गया था। भूमिदान में दी जाने लगी थी इस टाइम में। मौर्योत्तर काल में भूमिदान की शुरुआत हो चुकी थी। और यही वो टाइम पीरियड था जब महायान जो संप्रदाय था, महायान बौद्ध धर्म था, उसका उदय हुआ था। वो इसी काल में हुआ था। मैंने बताया था ना, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो जो महायान जब सामने आया था वो इसी काल में आया था। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें महायान उदय हुआ था, ठीक है। मतलब महायान और हीनयान 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। और मूर्ति निर्माण शैली भी इस टाइम में, क्योंकि देखो महायान में मैंने आपको बताया था, महायान में बुद्ध धर्म को ईश्वर मानने लगे थे और उनकी मूर्तियां बनने लगी थी पूजा पाठ के लिए। तो इसी टाइम में गांधार शैली में मूर्तियां का निर्माण शुरू हो चुका था। गांधार शैली कहाँ से आई थी? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो गांधार शैली है
वो यूनान और रोम की तरफ से आई थी। जब सिकंदर जैसे मतलब आक्रमण के लिए इस तरफ आए थे तो यहाँ उनके साथ लेखक भी थे, काफी चीज मतलब उनके साथ जो यात्री थे उनके साथ ही गांधार शैली भी आई थी। ठीक है, वो डिटेल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आगे कि इस काल में कौन कौन से वंश सामने आए हैं। ठीक है, तो कुछ देसी राज्य थे जो यहाँ के थे ना, यहाँ के वंश कौन कौन से थे। यहाँ के वंश थे, पहला शुंग वंश हो गया जो मौर्य वंश के बाद आया था, शुंग वंश। एक दूसरा था कर्ण वंश। ठीक है, इनको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको बता देती हूँ जो देशी राज्य थे मौर्योत्तर काल में कौन कौन से थे। शुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी या फिर महामेघवाहन वंश। ठीक है, जो मैंने आपको महाजनपद में चेदी या फिर चेती बताया था ना, महाजनपद, ये वो है, वहां ये वंश आया था, महामेघवाहन वंश या फिर चेदी वंश। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, और फिर है संगम काल दक्षिण भारत में आया था। तो ये 5 है हमारे देसी राज्य। अब मतलब इसी टाइम पीरियड में विदेशी शासक भी आए थे हमारे भारत में। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले आए इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक शासक। मैंने आपको देशी शासक बता दिए, तो जो देसी राज्य थे यहाँ के थे जो। अब मैं बता रही हूँ विदेशी शासक जो इस टाइम पीरियड में यहाँ हमारे इंडिया में थे। इंडो ग्रीक, दूसरा थे शक, तीसरा थे पार्थिवन या फिर पार्थियन भी बोलते हैं इनको, और चौथा है कुषाण शासक। ठीक है, ये 4 विदेशी शासक हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले जो देसी राज्य थे हमारे इंडिया में मौर्योत्तर काल में। तो पहले था शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश का हमें जो स्रोत है, जानकारी के स्रोत हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, मतलब शुंग वंश के बारे में जो भी हमें डिटेलिंग है वो कहाँ से पता चलती है। तो इसकी जानकारी के स्रोत काफ़ी हैं। पहला है पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ। आपको साथ की साथ मैं ग्रंथ भी बता रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ, क्योंकि जैसे बुक्स पूछ ली जाती हैं कि महाभाष्य किसने लिखा है, ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, या फिर जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखा है। तो मैं हर टाइम पीरियड में जो भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं या फिर उन्होंने जो भी लिखा है मैं वो साथ की साथ बता रही हूँ, तो आप वो याद करते जाइए। अब जैसे मैंने आपको बताया पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ, अब इसी से पेपर में पूछ लिया जाए इसी से रिलेटेड कि महाभाष्य ग्रंथ किसने लिखा है, तो वो लिखा है पतंजलि ने। तो जो भी इसमें बताती हूँ मैं वो बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवा रही हूँ मैं। तो पहला जानकारी का स्रोत मैंने बताया पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ। दूसरा है कालिदास का मालविकाग्निमित्र। ठीक है, क्योंकि जो कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है या फिर मालविकाग्निमित्र है, इस ग्रंथ में इंडो ग्रीक आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो इंडो ग्रीक शासक थे ना, मैंने बताया था जो विदेशी शासक जो सबसे पहले कौन आए, इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? कालिदास के मालविकाग्निमित्र से। ऐसे ही पतंजलि जो है, अब मैं आपको बताती हूँ पतंजलि ने जो महाभाष्य ग्रंथ लिखा है उसमें शुंग वंश की जानकारी इतने डिटेल में कैसे दी गई है, क्योंकि जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, उन्हीं के दरबार में थे, तो उन्हीं के दरबार में थे, तो वो मतलब बहुत नज़दीक से उनकी ज़िंदगी को देखते थे, तो शुंग वंश के बारे में उनको इसीलिए इतनी ज़्यादा डिटेल थी। तो आपको याद रखना है पतंजलि जो थे वो किसके दरबार में थे? वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, उनके पुरोहित। ठीक है, थर्ड जो जानकारी का स्रोत है वो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अभिलेख से मतलब ये जो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, इससे हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ये हमें किससे पता चलता है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से, कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। चौथा जानकारी का स्रोत है हमारा हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, जो हेलियोडोरस है ना, ये मतलब एक इंडो ग्रीक राजदूत था, मतलब इंडो ग्रीक शासक थे ना, उन्हीं के दरबार से आया था,
जो शुंग शासक भागभद्र, अब पुष्यमित्र शुंग के दरबार में नहीं आया था ये, शुंग शासक उनके बाद जो थे, उनके बाद के शासक थे भागभद्र, उनके विदिशा के दरबार में आया था, ठीक है। और उन्होंने भागवत धर्म के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और उसमें शुंग वंश की जानकारी लिखी हुई थी। इसीलिए हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसमें हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और वो किसके दरबार में आया था? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में, विदिशा के दरबार में। विदिशा जगह है जहां वो दरबार था उनका, भागभद्र का, ठीक है। तो वो यहाँ के धर्म का सम्मान करते थे और उसी भागवत धर्म के सम्मान में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया था, मतलब बनवाया था। तो जो शुंग वंश का प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता रही हूँ, जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए हो जाती है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। शुंग वंश का जो प्रथम शासक था, जो संस्थापक था, ये पूछा जाता है जो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? वो थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक इनको माना जाता है। और इन्हीं के टाइम में पहला इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ था हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर। और जो ये पहला इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ ना, वो फेल हो गया था उनका। जो इंडो ग्रीक शासक थे ना, वो फेल हो गए थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के पोते थे वसुमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पोते वसुमित्र ने उस आक्रमण को विफल कर दिया था, ठीक है। उन्होंने इंडो ग्रीक शासकों को हरा दिया था। और इसी खुशी में जो उनके दादा थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। ये भी आपको डिटेल मिल गई। जो पहला इंडो ग्रीक आक्रमण कब हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में, ठीक है। और उसको विफल किसने किया था? उन्हीं के पोते वसुमित्र ने। और इसी खुशी में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। सेकंड जो देसी राज्य था शुंग वंश के बाद मैंने आपको बताया था कण्व वंश। अब कण्व वंश का आप सिर्फ संस्थापक याद रखो। कण्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव, ठीक है। तो अगर पूछा भी जाता है तो कण्व वंश के सिर्फ संस्थापक पूछे जाएंगे कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वो थे वसुदेव, ठीक है। अब जो थर्ड हमारा देसी राज्य था वो था चेदी वंश या फिर महामेघवाहन वंश। और ये कहाँ था? ये उड़ीसा में था। अब मैं आपको बताऊंगी, आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपको जैन धर्म की गुफाएं बताई थी, उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियां, है ना। तो वो जो बनवाई थी वो महामेघवाहन वंश के एक शासक थे खारवेल, राजा खारवेल, जो चेदी वंश के थे या महामेघवाहन वंश के थे। उन्हीं ने बनवाई थी वो जैन धर्म की गुफाएं, जो उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में है। क्योंकि चेदी या महामेघवाहन वंश के जो शासक थे ना, राजा खारवेल, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उन्होंने उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियां बनवाई थी। तो आपको ये याद रखना है, जो उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियां हैं वो कहाँ हैं? वो उड़ीसा में है, ठीक है। और किसने बनवाई थी? खारवेल ने। शासक खारवेल थे जो चेदी वंश के थे या फिर महामेघवाहन वंश के थे। और जो खारवेल थे उन्होंने ही हाथी गुम्फा अभिलेख भी बनवाए थे। मतलब हाथी गुम्फा अभिलेख यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि किस शासक ने बनवाए थे। खैर यूपीएससी में काफ़ी डिफिकल्ट था क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी करके पूछते हैं, तो वो आप छोड़ दीजिए। बट बता रही हूँ, हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत बार पूछा जाता है। ये किस शासक ने बनवाए हैं? ये राजा खारवेल ने बनवाए हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जो ये चेदी वंश है, इसको महामेघवाहन वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चेदी वंश का संस्थापक है ना, वो महामेघवाहन है, इसीलिए इसको महामेघवाहन वंश भी बोलते हैं। जैसे पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने जब वृहद्रथ को मार दिया था और जब शासन स्टार्ट किया था, तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं का जो शुंग था, पुष्यमित्र शुंग के पीछे जो शुंग लगा था, उसी से उस वंश का नाम पड़ गया था शुंग वंश। ऐसे ही जो चेदी राजवंश था ना, उसके संस्थापक महामेघवाहन थे, इसीलिए इसको महामेघवाहन वंश भी बोलते हैं। और इसका सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो राजा था वो मैंने बता दिया, राजा खारवेल। और जितना हो सकता है ना, उतना मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब कुछ होगा, कुछ सोचेंगे कि ठीक है इससे अच्छा ट्रिक कर लें। ट्रिक्स आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेंगी, बट अगर आप ट्रिक्स करना चाहते हैं तो आप ट्रिक्स की भी कोई वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं।
अब मैं आपको मतलब एक बात आप खुद सोचिए, जब आप किसी चीज़ को स्टोरी की तरह सुनते हैं ना, तो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको उन दोनों के बीच का लिंक ही नहीं पता होगा तो आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे रटा हुआ। तो और एक स्टोरी की तरह जब आप सुनेंगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि ये चीज़ उस चीज़ से ऐसे लिंक है, कि उनके बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा देशी राज्य आ जाता है सातवाहन वंश। मैंने आपको स्टार्टिंग में कौन कौन से करवा दिए, सुंग वंश, कण्व वंश और चेदी वंश। अब अगला है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं वो है शिमुक। शिमुक राजा हैं जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और जो ये सातवाहन वंश है ये किस एरिया में था, ये था महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ फैला था सातवाहन वंश। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, देखो, ठीक है, यहाँ सातवाहन वंश था। और जो सातवाहन वंश था उनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एरिया को मिला के ये जिस पे राज कर रहे थे ना, इस पूरे एरिया की राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पैठान। प्रतिष्ठान भी बोलते हैं इसको, पैठान भी बोलते हैं। और इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा, ठीक है। और ये जो हमारा सातवाहन वंश है इसका प्रथम सबसे योग्य शासक कौन था, वो था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, ठीक है। प्रथम योग्य शासक इस वंश का जिसको बोल सकते हैं वो था सातकर्णी प्रथम। वैसे संस्थापक कौन थे, शिमुक, लेकिन जो सबसे योग्य शासक थे वो कौन थे सबसे पहले, सातकर्णी प्रथम। और जो सातकर्णी प्रथम मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किया था, ठीक है। और इन्होंने अपने सिक्कों पर श्री 7 लिखवाया था। बहुत जो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो +1 की एक एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की, +1 की एंशियंट हिस्ट्री के नाम से है, RS शर्मा की, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ वहाँ से निकाल के दे रही हूँ जो यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, मैं उस बेस पे आपको वहाँ से चीज़ें निकाल के दे रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कुछ भी पेपर में आएगा। अगर आप ये करके जाते हैं तो 99% तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। अब मैं आपको बता रही थी सातकर्णी प्रथम के बारे में, ठीक है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किया था। अब जो सातवाहन वंश है इनमें कुछ फेमस राजा हुए हैं, उनके नाम और उनकी जो थोड़ी बहुत डिटेल है वो मैं आपको अब बता देती हूँ। पहले जो सबसे बड़े शासक हुए हैं वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनका काफ़ी बार आपने स्कूल टाइम में नाम भी सुना होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी का टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, ये था 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक, ठीक है। 24 साल के करीब इन्होंने शासन किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब एक और चीज़ मैं आपको सबसे मतलब जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको, जो सातवाहन वंश था ना वो मातृसत्तात्मक था। जैसे हमारा आज का समाज पितृसत्तात्मक है, मतलब बच्चों के नाम के पीछे जो भी लगता है वो पिता का नाम ऐड होता है ना। लेकिन जो सातवाहन वंश था उसमें बच्चों के नाम से पहले माता का नाम आता था। जैसे यहाँ जो नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो जो सातकर्णी है ना, सातकर्णी की माँ का नाम आया है यहाँ गौतमी, तो गौतमी के पुत्र हैं सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी इसलिए बोला जाता है। वो उस टाइम सब शासकों को ऐसे ही बोला जाता था। इनके बाद एक शासक थे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो जो पुलमावी थे उनकी माँ का नाम ऐड हो गया वशिष्ठी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो ये सातवाहन की संस्कृति थी मातृसत्तात्मक, ठीक है। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे इन्हें मतलब दूसरा परशुराम बोला जाता था। इनको 2 उपाधियां मिली थी, एक तो दूसरा परशुराम और ब्राह्मण भी बोल देते थे, क्योंकि काफ़ी दान मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में दान करते थे, तो इसलिए इनको ब्राह्मण दूसरा परशुराम बोलते थे। एक परशुराम का तो आपको पता ही है, जो श्री राम के टाइम में बताते हैं, तो उनके अलावा इसीलिए इनको दूसरा परशुराम बोलते हैं, क्योंकि पहले तो वो थे।
और ये ऐसे राजा कहे जाते थे जो प्रजा के सुख में सुखी होते थे और दुख में दुखी होते थे। मतलब अगर प्रजा खुश होती थी तो वो राजा खुश होते थे, और अगर प्रजा दुखी है तो वो राजा भी दुखी होते थे। इसीलिए इनको काफी मतलब दयावान बोला गया था। नेक्स्ट शासक हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। सातवाहन वंश की बता रही हूं मैं अभी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इनको एक उपाधि मिली थी दक्षिणा पथ पतेश्वर। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिणा पथ पतेश्वर किस शासक को बोला जाता था। वो थे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। आई होप आपको याद रहेगा। दक्षिणा पथ पतेश्वर की उपाधि किसे मिली थी? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने ही अमरावती स्तूप का निर्माण कराया था। किसका करवाया था? अमरावती स्तूप, जो आज आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने। और मैं बताती हूँ ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मौर्योत्तर काल में भूमिदान शुरू हो चुका था। तो जो भूमिदान की परंपरा थी ना, वो किसने शुरू की थी? वो इन्हीं सातवाहन वंश ने शुरू की थी। ठीक है, भूमि जो दान में दे रहे थे ये किसने शुरू की थी? ये परंपरा सातवाहन वंश ने। और मौर्योत्तर टाइम पीरियड में जो लास्ट देसी राज्य है वो संगम काल है। ठीक है, संगम काल बता रखे हैं। उस संगम काल को मैं आपको बाद में डिटेल के साथ बताऊंगी, क्योंकि दक्षिण भारत में जितने भी राजा हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने काफी मंदिरों का निर्माण करवाया। अब हम आ जाएंगे अपने वापस, जैसे देसी राज्य मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अब जो विदेशी शासक आए थे इस टाइम पीरियड में, विदेशी शासक जो भारत में आए थे उनको हम डिटेल में करेंगे। तो जो हमारे सबसे पहले विदेशी शासक भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे वो थे इंडो ग्रीक शासक। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो सबसे पहले विदेशी थे वो इंडो ग्रीक थे, और उनके सिक्कों के माध्यम से हमें उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। कैसे? क्योंकि वो ऐसे पहले शासक थे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग के ऐसे शासक जिन्होंने सिक्कों के ऊपर नाम, चित्र और तिथि मतलब डेट लिखवाई थी। ठीक है, इसीलिए सिक्के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडो ग्रीक सिक्के। देखो जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो, इनमें नाम भी है, चित्र भी बना हुआ है और नीचे डेट भी लिखी हुई है। तो इन सिक्कों से हमें काफी जानकारियां मिल जाती थी, और इन्हीं से हमें इनके इतिहास की जानकारी भी बहुत डीपली पता चलती है। इंडो ग्रीक शासक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक थे एक मिनांडर शासक थे। ठीक है, मिनांडर नाम था उनका। मिनांडर एक इंडो ग्रीक शासक थे, और बौद्ध ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया। बौद्ध ग्रंथों में इनको मिलिंद बोला गया है। मैंने आपको एक मिलिंद पिन्हो नाम से एक बौद्ध ग्रंथ बताया था, जो महायान का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। मिलिंद पिन्हो वो इन्हीं के ऊपर है, इनको मिलिंद बोला गया है बौद्ध धर्म में। इनका रियल नाम था मिनांडर, और ये मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले बन गए थे। कैसे? क्योंकि जो बौद्ध आचार्य थे नागसेन, ठीक है, तो ये बातों में उनके साथ काफी ये उनके दरबार में गए थे, मिनांडर के दरबार में। उनके साथ बातों बातों में काफी वाद विवाद रहता था। तो वो काफी, जो मिनांडर शासक थे वो आचार्य नागसेन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। तो वो इस प्रभावशीलता के कारण ही, मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इसीलिए ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे मिनांडर। और जो इनके बीच में बातें हुई थी राजा मिनांडर के बीच में और जो बौद्ध आचार्य थे नागसेन उनके बीच में, इसी चीज का उल्लेख मिलिंद पिन्हो में लिखा गया है, जो महायान का सबसे बड़ा ग्रंथ बताती हूँ मैं आपको। मिलिंद पिन्हो में राजा मिनांडर की और जो बौद्ध आचार्य नागसेन है उनकी बातों का उल्लेख है। और मिनांडर जो थे उन्होंने सिक्कों के ऊपर धर्म चक्र अंकित करवाया था। ठीक है, मैंने आपको बौद्ध धर्म में जो धर्म चक्र बताया था ना, किसका? बुद्ध का प्रतीक था, बुद्ध के प्रतीकों में से एक था जो बौद्ध चक्र, वो मिनांडर ने अपने सिक्कों पे मतलब उकेरा था, अंकित करवाया था। ठीक है, इससे पता चलता है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, और उन सिक्कों को द्रम बोला जाता था। ठीक है, इंडो ग्रीक मिनांडर जो शासक थे वो प्रथम शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए, और इन सोने के सिक्कों को द्रम बोला जाता था, जो यूनानी भाषा का वर्ड है द्रम।
तो ये हमारा विदेशी शासक पहले जो इंडो ग्रीक आए थे उनके बारे में था। सेकंड अब हमारा है शक शासक, ठीक है, जो शक आए थे। तो जो शक शासक आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, जो आप मैप में देख रहे हैं यहाँ से तकरीबन इस एरिया से वो भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे और उन्होंने अलग अलग शाखाएं बांट ली थी, मतलब अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े जो शासक थे वो बस चुके थे। मतलब उन्होंने सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों को पराजित किया था, ठीक है। शक शासक जो थे वो जब भारतीय उपमहाद्वीप में आए तो उन्होंने इंडो ग्रीक शासकों को पराजित किया और अलग अलग क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था, जैसे तक्षशिला, नासिक, उज्जैन। मतलब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र थे उनके जिनको उन्होंने मतलब जीत लिया था। और नासिक में जो शक शासक थे वो शकों का शहरात वंश था। जो शक शासकों का शहरात वंश था वो नासिक में था। आपको ये वंश याद करने हैं क्योंकि मैं लास्ट में जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाऊंगी जो आए हुए हैं। तो नासिक में जो शक शासकों का शहरात वंश का शासन था, ठीक है। और इसी शहरात वंश से जुड़ा हुआ एक शासक था नहपान। और जो नहपान थे उनको सातकर्णी प्रथम ने हराया था। जो सातवाहन वंश के मैंने शासक बताए थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने नहपान को हराया था और इस बात का उल्लेख हमें नासिक अभिलेख से पता चलता है। इसी तरह जैसे मतलब नासिक में थे उसी तरह से उज्जैन में, जैसे मैंने शुरू में बताया था तक्षशिला, नासिक और उज्जैन तो सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र थे उनके। नासिक में उनका शहरात वंश था, उज्जैन में शकों का चाष्टन वंश था, ठीक है, चाष्टन वंश। और इससे रिलेटेड शासक थे राजा रुद्रदमन। शासक जो थे वो थे रुद्रदमन। और रुद्रदमन वो शासक हैं जिन्होंने सुदर्शन झील का मतलब पुनरुद्धार करवाया था। पुनरुद्धार का मतलब उसकी मरम्मत करवाई थी। मैंने आपको बताया था सुदर्शन झील का नाम काफी बार आएगा। सुदर्शन झील सबसे पहले किसने बनवाई थी? वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाई थी, जो गुजरात के सौराष्ट्र के शासक थे, पुष्यगुप्त वैश्य। और अब जो शक शासकों का जो उज्जैन में चाष्टन वंश था, उस चाष्टन वंश से रिलेटेड कौन से शासक थे? राजा रुद्रदमन। शासक कौन थे? रुद्रदमन। और उन्होंने सुदर्शन झील का मतलब पुनर्निर्माण यानी कि मरम्मत करवाई थी और अच्छे से करवाया था। और ये जो शासक रुद्रदमन है, इन्होंने ही जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था। अभिलेख पूछे जाते हैं, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, वो किसने बनवाए थे? चेदिया जो महामेघवाहन वंश के सबसे इंपॉर्टेंट शासक थे, राजा खारवेल, उन्होंने बनवाए थे हाथी गुम्फा अभिलेख। उसी तरह जो जूनागढ़ अभिलेख हैं वो राजा रुद्रदमन ने बनवाए थे। जो शासक रुद्रदमन थे उन्होंने बनवाए थे कौन से? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। इसी जूनागढ़ अभिलेख, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है जो, इसको संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसी में जो सुदर्शन झील का इन्होंने मरम्मत करवाई थी उसके बारे में लिखा हुआ है इस अभिलेख में। तो ये जो अभिलेख है इसमें सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में लिखा हुआ है जो रुद्रदमन ने करवाई थी। तो ये अभिलेख भी उन्हीं ने बनवाया था। और जो ये प्रथम ऐसे शासक थे, मतलब प्रथम ऐसे विदेशी शासक थे, बाहर से आए शासकों में ये प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने सिंचाई के काम में रुचि ली थी, ठीक है। जो सिंचाई के विकास के लिए उन्होंने काफी मतलब रुचि दिखाई थी, काफी इंटरेस्ट दिखाया था और इन्होंने सिंचाई व्यवस्था को और अच्छा किया था। इन्हें सिंचाई व्यवस्था अच्छी करनी थी, तभी तो इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। क्योंकि सुदर्शन झील क्यों बनवाई थी? वो इसी सिंचाई व्यवस्था के लिए ही बनवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जो थे पुष्यगुप्त वैश्य ने, ठीक है। ये हो गए हमारे शक शासक। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो विदेशी शासक थे वो है कुषाण शासक। तो जो कुषाण वंश आया था, कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुलकड़ फिसस। कुजुलकड़ फिसस, इनके नाम जो कुषाण शासक हैं दो स्टार्टिंग के, वो काफ़ी अजीब नाम है उनके, तो इनको थोड़ा आराम से एक बार पढ़ेंगे तो आपको मतलब याद हो जाएंगे, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इनका नाम है कुजुलकड़ फिसस और इन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए थे और इन सिक्कों पर धर्म चक्र था ना,
वो अंकित करवाया था। तो इससे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ये हो गए मतलब कुषाण शासक जो जिन्होंने स्थापना की थी कुषाण वंश की, कुजुल कडफिशस। फिर इनके पुत्र थे विम कडफिशस। ठीक है, और विम कडफिशस जो थे उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे और उन सिक्कों के ऊपर शिव और नंदी और त्रिशूल अंकित करवाए थे। तो इनसे पता चलता है कि ये शैव मतानुयायी थे, मतलब शिव धर्म को मानने वाले थे, और इनके पिता बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। फिर उसके बाद आए कनिष्क। कुषाण शासकों में ही बता रही हूं मैं, कुषाण शासकों में विम कडफिशस के बाद आए थे कनिष्क। ठीक है, और इनका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में हुआ था। अतः इसी वजह से 78 ईस्वी से ही जो शक संवत है ना, कैलेंडर है, जो शक कैलेंडर शुरू हुआ था। इस खुशी में, किस खुशी में? जब ये कनिष्क राजा बने थे, इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे शक कैलेंडर है ना, ये शक कैलेंडर शक शासकों ने नहीं चलाया था। इसका नाम शक संवत है, इसका मतलब ये नहीं कि शक शासकों ने चलाए थे, ये कुषाण शासकों ने चलाया था। शक कैलेंडर कुषाण शासकों ने चलाया था। 78 ईस्वी से स्टार्ट किया था, जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। और शक शासक थे, उन्होंने कौन सा कैलेंडर चलाया था वो भी आप याद रखो, 58 ईस्वी पूर्व से। ये ईस्वी पूर्व की बात हो रही है अब। ठीक है, शक कैलेंडर था वो ईस्वी में था, लेकिन जो शक शासकों ने जो विक्रम कैलेंडर चलाया था वो 58 ईस्वी पूर्व चलाया था। तो ये दो कैलेंडर आपको सबसे ज़रूरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कौन सा चला था टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले चलाया गया था, शक शासकों ने विक्रम संवत चलाया था 58 ईस्वी पूर्व। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ था शक शासकों के द्वारा। और उसके बाद 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में, वो 58 ईस्वी पूर्व था विक्रम संवत का टाइम। और जो 78 ईस्वी में कुषाण शासकों ने चलाया था वो था शक संवत। ये आपको इनका टाइम याद रखना है। ये 78 ईस्वी में चला था शक संवत और विक्रम संवत चला था 58 ईस्वी पूर्व। और जो कनिष्क थे उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी तो बनाई थी पेशावर। पेशावर को उस टाइम पुरुषपुर बोलते थे। तो ये थी उनकी प्रथम राजधानी। और दूसरी राजधानी उन्होंने मथुरा को बनाया था। मथुरा आप सभी जानते यूपी में है। तो कनिष्क ने दो राजधानियां बनाई थी, पहली पेशावर और दूसरी मथुरा। और इनके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। आपको इन विद्वानों के नाम याद रखने हैं। एक तो थे अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, तीसरा नागार्जुन। ऐसे ही और भी थे, लेकिन अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन ये बहुत बड़े विद्वान थे। और जो चरक थे, जो बहुत महान चिकित्सक माने जाते हैं, काफ़ी इन चरक ने एक चरक संहिता भी लिखी है। चिकित्सक थे काफ़ी बड़े। तो चरक भी कनिष्क के दरबार में थे। कौन कौन थे? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। ठीक है। और कनिष्क के टाइम पीरियड में ही मैंने आपको बताया था जो चौथी बौद्ध संगीति थी ना, फोर्थ बौद्ध संगीति, वो कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। कब हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता, इसमें एक तो अध्यक्ष थे और एक थे उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। आपने जब बौद्ध धर्म का अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको ये फोर्थ बौद्ध संगीति अच्छे से याद होगी। मैंने इसमें बताया था अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसमें काम क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। ठीक है। और जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। जो उस टाइम नया नया बना था ना महायान संप्रदाय, उसके अनुयायी थे कनिष्क। और कुषाणों ने ही, कुषाण जो शासक थे, कुषाण वंश में ही जो राजाओं की मूर्तियां बनके उनकी पूजा होने लगी थी। वो कब स्टार्ट हुआ था? कुषाण टाइम पीरियड में। क्या हुआ था? जो राजा होते थे उनकी मूर्तियां बनती थी और उनकी पूजा होने लगी थी। वो कुषाणों ने ही शुरू की थी। और इन्हीं ने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है। जो कनिष्क से पहले जो मैं बताती हूँ विम कडफिशस, उन्होंने, मैं बता रही थी वो शैव मतानुयायी थे। ठीक है। और उन्होंने सिक्कों पर
शिव, नंदी और त्रिशूल बनवाए थे और वो सोने के सिक्के चलवाए थे उन्होंने। सबसे पहले जो कुषाण शासक थे कुजुल कडफिसेस, उन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए थे और बौद्ध धर्म का जो चक्र होता है धम्म चक्र वो अंकित था। दूसरे थे विम कडफिसेस, उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे और उन पे क्या अंकित था, शिव, नंदी और त्रिशूल। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल थी कुषाण शासकों के बारे में। ठीक है, हमने मौर्योत्तर काल के देसी शासक भी देख लिए जो यहाँ के थे और विदेशी शासक भी देख लिए जो बाहर से आकर मतलब भारतीय महाद्वीप पर शासन करते थे। ठीक है, तो ये हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें जो मैंने आपको देसी शासक थे, देशी राजा थे, उनमें संगम काल के बारे में अभी नहीं बताया, क्योंकि संगम काल के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि संगम काल काफी बड़ा टॉपिक है और कंफ्यूज कर देगा वो आपको, इसीलिए उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें किया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सारा सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो संगम काल की और वीडियो आ जाएगी। बाकी मैंने मौर्योत्तर काल कंप्लीट कर दिया है, जितनी भी डिटेल इम्पोर्टेंट थी। अब हम आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है, जो हमारे लास्ट प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं वो आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, जैसे एसएससी के 2009 के एग्जाम में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। ऑप्शन में है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी था चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, वो थे कनिष्क के। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये है एसएससी 2014 में आया था एमटीएस के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के जो फेमस राजा थे उनका नाम बताना है। ऑप्शन में है ए कनिष्क, बी पुलकेशिन, सी हर्ष या फिर डी विक्रमादित्य। कुषाण वंश में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट राजा बताए हैं, कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस और कनिष्क। तो फेमस राजा कौन थे उसमें सबसे ज्यादा, कनिष्क। ठीक है, तो कुषाण वंश से रिलेटेड सिर्फ एक ही राजा है इनमें ऑप्शन में, वो है कनिष्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से, जो इंडो ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला थी उसको किस नाम से जाना जाता था। कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला या फिर मुगल कला। मैंने आपको बताया था इंडो ग्रीक शैली से जो आई थी वो कौन सी शैली आई थी, वो आई थी गांधार शैली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधार शैली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में आया था 2015 में। क्वेश्चन था बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन सा था। जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बोल सकते हैं या फिर संरक्षक बोल सकते हैं, इनमें से कौन सा था। ऑप्शन में थे कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। हमें पता है कौटिल्य जो थे वो जो राजनीतिज्ञ थे और किसके दरबार में थे, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। तो बौद्ध धर्म के कुषाण शासकों से रिलेटेड तो वो है नहीं। सेकंड ऑप्शन में है हमारा अशोक। अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं, लेकिन वो कुषाण शासक नहीं थे, वो मौर्य शासक थे। थर्ड है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है वो गुप्त शासक थे, तो ये भी कुषाण शासक नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फोर्थ कनिष्क। कनिष्क कुषाण शासकों में थे जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, और जो इनके पिता थे विम कडफिसेस, वो शैव धर्म के संरक्षक बोले जाते हैं। और फिर उनके जो पिता थे कुजुल कडफिसेस, वो क्या थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो से रिलेटेड पूछ रही हूँ। जो अंतिम मौर्य सम्राट थे, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या किसने करी थी और उसके बाद सुंग वंश स्टार्ट किया था, तो वो किसने करी थी। ऑप्शन में है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या फिर भागभद्र। तो अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या 185 ईस्वी पूर्व किसने की थी, वो की थी पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कण्व वंश जो है, कण्व या फिर काणव, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक इसमें ऑप्शन में है वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या फिर पुष्यमित्र सुंग। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन है? मैंने क्या बताया था इसका? वसुदेव। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था भारत में स्वर्ण मतलब सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं या सोने के सिक्के किसने चलवाए? अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी ना कंसंट्रेशन के साथ, तो आप इसका आंसर बता देंगे आराम से, अदरवाइज पक्का गलती होगी। क्योंकि जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा या फिर सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? ऑप्शन देखिए, कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या फिर गुप्त। तो सबसे पहले सोने के सिक्के मैंने क्या बताया था? इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। सॉरी, इंडो बैक्टीरियन मैंने गलती से बोल दिया था, वो इंडो ग्रीक शासकों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? ठीक है, ऑप्शन में है आपके कुषाण, इंडो ग्रीक, शक या फिर गुप्त। अब इसका आएगा सबसे पहले सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाण शासकों ने। अब क्यों चलवाए थे? मैंने आपको बताया सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने, लेकिन वो बिल्कुल प्योर सोने के सिक्के नहीं थे। और जो सबसे प्योर सोने के सिक्के चलवाए थे वो किन्होंने चलवाए थे? कुषाण शासकों ने। तो ये बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने, और सबसे पहले जो सोने के सिक्के, शुद्ध नहीं है वो, लेकिन वो सबसे पहले चलवाए गए थे सोने के सिक्के, कौन से थे? सॉरी, किसने चलवाए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों ने, ये आपको याद रखने हैं। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आज हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो चुका है, तो कल के लेक्चर में हम करेंगे गुप्त टाइम पीरियड के बारे में, क्योंकि मौर्योत्तर काल के बाद आ गया था गुप्त काल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।